इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बायोस मतलब होता है लाइफ और नॉमिक्स मतलब नोम्स मतलब हुआ लॉ। तो बायोनॉमिक्स में हम कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसका मोड ऑफ लिविंग क्या है, और वो मोड ऑफ लिविंग का मतलब हुआ कि किस तरह से उनमें न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो जनरल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस उसका किस तरह से होता है, किस तरह से अपने लाइफ को डील करते हैं, और सराउंडिंग्स के साथ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या है, इसी को हम बायोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो जितने भी फाइलम है जैसे कि प्रोटोजोआ, पॉडीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस, निमेटीहेलमिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, इकाइनोडर्माटा, ये सभी इन्वर्टिब्रेट के फाइलम हैं। किसके फाइलम है? इन्वर्टिब्रेट। हाँ, तो हम बारी बारी से सीरियली से हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास है जो वो प्रोटोजोआ के लिए हमने स्टार्ट रखा था। ठीक है? हेलो। तो लेकिन प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर पढ़ने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि प्रोटोजोआ है क्या चीज। समझना चाहिए कि नहीं? तो प्रोटोजोआ क्या चीज है? तो प्रोटोजोआ दो टर्म से मिलकर बना है, प्रोटोस प्लस जोन, PROTOS, प्रोटोस प्लस जून। जून को हम ZOON भी लिख सकते हैं, ZOAN, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना? दिख रहा है? yes, तो प्रोटोस का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट। प्रोटोस का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट। और इनको अदर वर्ड्स में हम प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रिमिटिव। और जून मतलब क्या हुआ? एनिमल। जून मतलब क्या हुआ? एनिमल। तो प्रोटोजोआ का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट एनिमल और प्रिमिटिव एनिमल। फर्स्ट एनिमल और प्रिमिटिव एनिमल। वेरी गुड। अच्छा, अब बताइए कि प्रोटोजोआ को सबसे पहले प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ तो ग्रुप का नाम है जिसको फाइलम कहते हैं, बट प्रोटोजोन्स को सबसे पहले देखा किसने? सबसे पहले किसने देखा होगा? हेलो। अच्छा, कोई बात है, अंदाज से देखिए, ये तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, साइज में बहुत बहुत छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं जितने भी प्रोटोजोन्स हैं। तो इनको देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं होगा तो प्रोटोजोन को देखना तो असंभव होगा ना। तो बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? नहीं, लेवेनहॉक। किसने डिस्कवर किया था? लेवेनहॉक। ठीक है? तो उसी जब इसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया तो इसी ने, लेवेनहॉक ने ही सबसे पहले प्रोटोजोन्स को देखा। ठीक है? समझ में आया? लेकिन टर्म प्रोटोजोआ देखा सबसे पहले लेवेनहॉक ने, और टर्म प्रोटोजोआ किसने दिया? गोल्डफस्ट। किसने दिया? GOLDFUSS, गोल्डफस्ट ने दिया ये टर्म। तो चलिए, हम आज के अभी सीख लिया हमने प्रोटोजोआ का लिटरल मीनिंग क्या होता है, प्रोटोजोआ को सबसे पहले देखा किसने, और प्रोटोजोआ का जो टर्म है ये दिया किसने। इतना जान लेने के बाद अब हम ये जानेंगे कि प्रोटोजोआ किस किंगडम से रिलेटेड है। 5 किंगडम सिस्टम, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। RH व्हिटेकर ने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है? ठीक है ना? तो ठीक है, तो मोनेरा में ऑल बैक्टीरिया आते हैं, और प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा का क्या कैरेक्टर है? कैसे एनिमल्स को प्रोटिस्टा में रखा जाता है?
चलिए हम बताएं। यस मैम। ठीक है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर पहले दो ग्रुप में बांटा गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का मतलब हुआ कि जिसका बॉडी एक सेल का बना हो, और मल्टीसेलुलर का मतलब हुआ कि जिसका बॉडी एक से ज्यादा सेल्स का बना हो। तो जब एक सेल का बना हुआ यूनिसेलुलर को अलग ग्रुप में रखे तो फिर उसमें हमें दो ग्रुप बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? कि एक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मीन्स की न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस था उसको हम यूकैरियोट नाम दिए। क्या नाम दिए? यूकैरियोट को कोई और दो नाम दिए थे। यस मैम। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको मोनेरा किंगडम में रखा गया। किसमें रखा गया? मोनेरा। और जितने भी यूकैरियोट्स हैं, तो अब यूकैरियोट्स में भी क्या हो गया? दो तरह के, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं उन्हीं को प्रोटिस्टा में रखा गया। समझ में आया? जो यूनिसेलुलर और यूकैरियोट है तो उनको किसमें रखा गया? प्रोटिस्टा में। किसमें रखा गया? तो प्रोटोजोन्स क्या है? यूनिसेलुलर है। प्रोटोजोन्स क्या है? और क्या है? यूकैरियोट। क्या है? यूकैरियोट। तो इनको इनके कैरेक्टर्स के आधार पर किसमें रखा जाएगा? प्रोटिस्टा किंगडम में। किसमें रखा जाएगा? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो अब हम ये भी समझ गए कि प्रोटोजोआ इज ए फाइलम और ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक एनिमल्स। आया समझ में? आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ क्या है, तो प्रोटोजोआ इज ए फाइलम और ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक एनिमल्स। आ गया समझ में? अब हम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि ऑल प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। जनरल कैरेक्टर्स में हम उन सब लक्षणों के बारे में जानेंगे कि जनरली उनमें न्यूट्रिशन किस तरह का होता है, उनका हैबिटेट क्या है, रेस्पिरेशन कैसा होता है, एक्सक्रीशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है। समझ में आया ना? उनका सिमेट्री क्या है। एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया उसके लिए कुछ बेसिस थे। बेसिस में क्या थे? उनका बॉडी प्लान क्या है, उनका सिमेट्री क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। ये सभी आपने 11th में टैक्सोनॉमी में पढ़ा होगा। पढ़ा था कि नहीं? हाँ, था ना? यस मैम। तो इन्हीं बेसिस का आप अभी जो हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तभी तो स्टार्टिंग है। आपके लिए टर्म आएंगे रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल आएगा। समझ में आया ना? तो ठीक है। तो अब इसके प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में आप सुनते जाइए। हम बोल रहे हैं। पहला कैरेक्टर होगा माइक्रोस्कोपिक एंड एसेलुलर। क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक एंड एसेलुलर। हाँ, इससे पहले हम यूनिसेलुलर बोल रहे थे, है ना? यस मैम। और अभी बोल रहे हैं हम एसेलुलर बोल रहे हैं ना? यस मैम। तो दोनों में कौन सही है या दोनों सही है? दोनों सही। यदि एक को चुनना हो तो क्या चुनेंगे हम? बोलिए। नहीं, एसेलुलर। समझे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। प्रोटोजोआ को यूनिसेलुलर से ज्यादा बेटर कहना होगा एसेलुलर, बिकॉज ओनली one cell performs all the physiological activities of
लाइफ लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह से हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, मतलब हर मेजर फंक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अमीबा के अंदर भी डाइजेशन होता है, अमीबा के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो सारा फंक्शंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह होता है, लेकिन ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ओनली वन सेल। किसके द्वारा? वन सेल के द्वारा। तो इसलिए इसको ए सेलुलर कहना ज्यादा उचित होगा। ए मीन्स क्या होता है? नॉट। हेलो हेलो मैम यूनिसेलुलर मीन्स भी तो वही होता है। हाँ, तो अब आपको हम इसको ग्रामेटिकली समझा रहे हैं ना। ये तो हमने आपको बायोलॉजिकल जूलॉजिकल आंसर दिया कि क्यों कहना। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाई इट इज अप्रोप्रिएट टू से प्रोटोजोआ एज ए सेलुलर बट नॉट यूनिसेलुलर, ठीक है, तो आपका आंसर होगा इट इज अप्रोप्रिएट टू से प्रोटोजोआ एज ए सेलुलर बट नॉट यूनिसेलुलर बिकॉज all protozoans are made up of only one cell and only one cell performs all the physiological jobs like multicellular animals, है ना? समझ में आया? मैम then amoeba is also known as acellular organism। हाँ, all protozoans, not only amoeba। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स है, एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोजोमा, ओके, हाँ, समझ में आ रहा है? यस मैम। अच्छा ठीक है, अब आपके क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं इस तरह से। बायोलॉजी में ए का मतलब क्या होता है? नॉट, नहीं। बायोलॉजी में कहीं भी किसी टर्म के आगे ए जुटा हो तो उसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। लेकिन ग्रामर में ए का मतलब होता है एक, होता है ना? ए बॉय कहते हैं, एक लड़का। यहाँ पर क्या है? सेलुलर से पहले ए लगा दिया। यूनी ए और यूनी का मतलब होता है वन। यूनी का मतलब क्या होता है? वन। तो आपका कहना सही है कि यूनी मतलब वन हुआ और सेलुलर मतलब सेल से बना हुआ, तो सही तो है ना? यस मैम। लेकिन इसको इस तरह से कहेंगे कि सेल है सिंगुलर टर्म। सेल क्या है? हेलो हेलो, हाँ, वो तो डिफाइन है उसका, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन सेल सिंगुलर है ना, और उसका प्लूरल क्या होता है? सेल्स। एस लगाते हैं ना, जैसे बॉय का बॉयज हुआ, उसी तरह सेल का क्या बोलते हैं? सेल्स, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया जो बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया और बैक्टीरियम दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सिंगुलर कौन सा है? नहीं, बैक्टीरियम। हाँ, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जबकि वो जब दो वैलेंसी वाला जो होता है, जैसे क्यूप्रस क्यूप्रिक, अस वाला, यूएस अस, उसको उसका वैलेंसी 1 होता है, जिसमें इक लगता है उसमें 2 ज्यादा होता है ना, आई लगता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ जूलॉजी में भी देखिए, सेलुला क्या हुआ? लिखते हैं हम यहाँ, देखिए CELLULA, सेलुला, है ना। रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था, तो उसने भी जो सेल टर्म लाया, तो ये लैटिन वर्ड है सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है? हॉलो रूम, ठीक है। तो ये सेलुला प्लूरल है और यूनी क्या है? सिंगल है, इसलिए इसके साथ मिसमैच हो रहा है, इसलिए यूनी सेलुलर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो हम ए बोल सकते हैं। ए मीन्स यहाँ क्या हो गया? नॉट। ए मीन्स क्या हो गया? हेलो, ए मतलब क्या हुआ? नॉट। सेलुला,
तो नॉट मेड अप ऑफ सेल्स मतलब सिंगल सेल से बना हुआ है। ए सेलुलर भी बोल सकते हैं, नन सेलुलर भी बोल सकते हैं। मैम हमारा सेल से ही नहीं बना तो ए सेलुलर में तो नहीं ना होता है मैम, तो बिल्कुल सेल से ही नहीं बना हुआ ना, इसका मतलब हुआ ए बहुत सारे सेल्स मतलब ए मीन्स नॉट, बहुत सारा। और सेलुलर मतलब मैनी सेल्स, नॉट मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, इसका मतलब सिंगल सेल है ना। यूनिसेलुलर नहीं बोल सकते हम, सिंगल सेल बोल सकते हैं। हेलो, सिंगल सेल बोल सकते हैं। ओके मैम। हाँ, तो अब इसके लिए प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स है, जो भी एनिमल्स हैं, उनको हम यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं, ए सेलुलर भी बोल सकते हैं, और नन सेलुलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन सेलुलर। हाँ, तीनों चीज तीनों ही बोल सकते हैं, और तीनों का अलग अलग एक्सप्लेनेशन है ना। यस मैम। और तीनों में सबसे ज्यादा उचित कहना होगा ए सेलुलर। क्या कहना होगा? ए सेलुलर। वेरी गुड। चलिए, तो अब तो हम समझ गए कि एक ही सेल का बना है, ठीक है। यस मैम। तो अब ये रहता कहाँ है, इसका हैबिटेट क्या हो सकता है? तो इसका हैबिटेट मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक। तो हमने ये कहा कि मेराइन नहीं होता है। एक्वा मीन्स क्या होता है? वाटर। एक्वा मीन्स क्या होता है? हेलो, यस मैम। एक्वा मीन्स वाटर, मतलब वाटर लिविंग, जो जल में पाया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि वाटर दो तरह के होते हैं, फ्रेश एंड होता है क्या, मेराइन, साल्टी वाटर। तो इसलिए हम जनरल टर्म लिखेंगे, फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों के लिए एक टर्म लिखेंगे, एक्वेटिक, ठीक है। और यदि सॉइल या लैंड, ये भी, इसमें भी मॉइस्चर है, तो उसमें भी कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नदी में ही रहते हैं, तालाब में ही रहते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। यस मैम। तो इसका हैबिटेट हमने समझ लिया। अब इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो न्यूट्रिशन इसमें डाइवर्सिटी है। मोस्टली ऑल टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड इन प्रोटोजोन्स। सम आर होलोफाइटिक, सम आर होलोजोइक, सम आर मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है। मिक्स मतलब क्या हुआ, वो दोनों का मिक्स है। सम आर मिक्सोट्रॉफिक, सम आर सेप्रोजोइक, ठीक है। सम आर पैरासाइटिक। तो होलोजोइक का तो मतलब आप समझते हैं, हेट्रोट्रॉपिक का ही दूसरा नाम है। दोज एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड, उसको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोस मीन्स डिफरेंट, अदर्स। होलोजोइक, होलो मीन्स होल, जो कंप्लीट सॉलिड फूड जो टेकअप करता हो उसे होलोजोइक कहते हैं। तो जितने भी प्रोटोजोन्स है वो सॉलिड फूड मतलब इंजेस्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, इसलिए इसे होलोजोइक कहते हैं। होलोफाइटिक मीन्स ऑटोट्रॉफिक। तो इसका एग्जांपल क्या लेंगे आप? यूग्लिना का नाम सुना है? यस मैम। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट होता है या नहीं? यस मैम। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट होता है? हेलो, मैम आपकी वॉइस क्या बोल रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, पर्णहरिण। हेलो, यस मैम, जो फार्म में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। कर दो ना, ऐड करो ना, करो ना। हेलो, यस मैम। आपने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना है? यस मैम। क्लोरोप्लास्ट, CH, देखो अब मैं लिख रही हूँ। मैम क्लोरोप्लास्ट हाँ, सुना है? मैम, सुने हैं ना, प्लांट में होता है। प्लांट में? फोटोसिंथेसिस हो पाता है। अच्छा, तो जब ये प्लांट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, तो फिर एनिमल में कैसे पाया जाने लगा? यस मैम। क्लोरोप्लास्ट लिखा ना हमने। क्लोरोप्लास्ट क्या है? हेलो, ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट है? नहीं, ये ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट क्या है?
ऑर्गेनल है। हाँ, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी साइटोलॉजी में पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। कैसा ऑर्गेनल? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। हाँ, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है जो कि मोस्टली प्लांट्स में ही पाया जाता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में ग्राना का नाम सुना होगा, ग्रैनम। उसी में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? हेलो, कौन सा पिगमेंट होता है? मैम क्लोरोफिल। हाँ, क्लोरोफिल पिगमेंट है, बट क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल। आ गया समझ में? यस मैम। तो ठीक है, तो ये तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, तो फिर यूग्लिना में कैसे पाया जाने लगा? यूग्लिना तो एनिमल है ना। यस मैम। तो इसमें कैसे पाया जाने लगा? ये प्लांट्स का कैरेक्टर है ना। मैम वो हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव भी करता है, बट वो सनलाइट से बनाता भी है वो। ये अलग केस था इसका। जो पॉलीसेलुलर जो होता है उसमें एक लेयर प्रेजेंट है प्रोटीन का बना हुआ, जिसे हम पैपिल सेल बोलते हैं कुछ। क्या बोलते हैं? जैसे ही हेलो, क्या बोलते हैं? मैम पैपिली। नहीं, पैपिली मतलब होता है उभार, ठीक है। मैम PELICL। हाँ, पेलिकल। यस मैम पेलिकल। हाँ, तो पेलिकल होता है। पेलिकल तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में, ये तो प्रोटीन है, मतलब उससे ये सराउंड करता है प्रोटेक्शन के लिए, सरवाइव करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन सेल वॉल इसमें पाया जाता है क्या यूग्लिना में? हेलो, मैम ये हायर प्लांट्स की तरह ही कुछ टाइप का था ऐसे ही। मैम अभी उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट ये हायर प्लांट जो थे उसमें जो आइडेंटिकल इग्नाइट जो होते हैं उसमें जो पिगमेंट जो पाया जाता है ये बिल्कुल उस पे आइडेंटिकल होता है बस। अच्छा, नहीं, सुनिए, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, और ये फोटोसिंथेसिस तो करता है, लेकिन इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। हाँ, एनिमल का डिफाइन आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन एनिमल, तो एनिमल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मोस्टली एनिमल्स आर लोकोमोटरी, मतलब एनिमल्स जो है मोस्टली वो एक जगह से दूसरे जगह वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूवमेंट होता है जिसको लोकोमोशन कहते हैं। व्हेन ऑल बॉडी पार्ट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो प्लांट में मूवमेंट होता है, बट एनिमल्स में मूवमेंट एंड लोकोमोशन बोथ होता है ना। कोई भी एनिमल एक जगह स्थिर नहीं रहता है ना। इसका एक्सेप्शन है स्पंज, पॉडीफेरा। जब हम पॉडीफेरा फाइलम का कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, यस मैम पॉलीफेरा तो ये मूव नहीं कर पाते, ये मोटाइल होते हैं। हाँ, वो सेसाइल एनिमल्स उनको बोलते हैं ना, तो वो एक्सेप्शन है। तो लेकिन ये जो यूग्लिना है, तो इसमें जो है प्लांट का कैरेक्टर है क्लोरोप्लास्ट, और एनिमल का कैरेक्टर है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। क्या है? एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। हाँ, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो इसलिए यूग्लिना को प्लांट और एनिमल दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। समझ में आया? यस मैम। और ये यूग्लिना क्या है? प्रोटोजोन्स है। क्यों? और प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, क्योंकि यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। तो ये यूग्लिना में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो पाया जाता है वो मिक्सोट्रॉफिक है। मिक्सोट्रॉफिक कैसे है कि ये प्लांट लाइक न्यूट्रिशन करता है, होलोफाइटिक, और फिर होलोजोइक भी करता है। समझ में आया? यस मैम। हाँ, ठीक है, चलिए। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ गए। और सम प्रोटोजोन्स आर आल्सो पैरासाइटिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन से पैरासाइटिक होते हैं? वो एस्पोरोजोआ जो उसका क्लास है, उसके जो एनिमल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं ना। आप कुछ पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स का नाम बताइए हमें। मैम आपकी वॉइस कट गई, क्या बोल रहे हैं आप? बोले मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे हमने होलोफाइटिक समझा, होलोजोइक समझा, अब हम समझेंगे पैरासाइटिक। क्या समझेंगे? पैरासाइटिक वो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसको किल नहीं करते। दूसरे तो अमरबेल जो एग्जांपल है वो पैरासाइटिक का एग्जांपल है, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं पर उसको मारते नहीं है। अमरबेल तो प्लांट है ना,
हेलो, यस मैम। हाँ आपने पैरासाइट सही डिफाइन सही किया, एग्जांपल भी सही दिया, लेकिन मैं पूछ रही हूँ पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स, विच प्रोटोजोन्स आर पैरासाइट? आप अभी पॉइंट प्रोटोजोआ जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं कौन से? मैम। अमीबा जो ये प्रोटोजोआ जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें से मैम जो ये सिलिएटेड इसका नाम सिलिएटेड नहीं, फ्लैजिलेटेड, यस मैम, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो होते हैं वो पैरासाइटिक फॉर्म करते हैं हमेशा ऑल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आर नॉट पैरासाइटिक। समझ में आया? जैसे कि यूग्लिना के बारे में हमने बताया ना आपको, यस मैम। तो यूग्लिना कैसा प्रोटोजोन्स है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है। कैसा प्रोटोजोन्स है? हेलो, हाँ इसमें वो हाँ व्हीप लाइक फ्लैजिला होता है। कैसा होता है? व्हीप, चाबुक, जिसको WHIP व्हीप, उसका मतलब होता है चाबुक, ठीक है? हाँ, तो यूग्लिना से तो डिजीज काउज नहीं हो रहा है। ट्रिपैनोजोमा में फ्लैजिला होता है, ट्रिपोनोजोमा गैम्बियंस, उससे जो स्लीपिंग सिकनेस होता है। हेलो, हाँ तो आपको सम कहना होगा, सम उसका नाम बताना होगा ना कि कौन सा, आप पर्टिकुलर नेम बताना होगा। तो पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स में क्या सब आते हैं? एंटमीबा हिस्टोलाटिका, इसके बाद क्या आता है? ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंस, लिस्मानिया डोनोवेनाई। समझ में आया? हाँ, ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंस, ठीक है? हाँ, तो अब हम इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी समझ लिए। अब इसमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन कैसे होता है? न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन में तो 5 स्टेप्स होते हैं ना, इंजेशन, डाइजेशन, और क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, 5 स्टेप्स होता है ना? हाँ, तो इसमें न्यूट्रिशन में तो हमने इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा कि किस तरह से ये फूड को इनपुट करता है, ठीक है? डाइजेशन का टाइप क्या होता है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है? इंट्रासेलुलर। इंट्रा मीन्स विदिन, सेलुलर मीन्स सेल्स, सेल के अंदर। तो दैट डाइजेशन विच अकर्स within the cell called as intracellular. If hello, yes ma'am, yes ma'am, समझ में आ रहा है? If the digestion occurs within the cell, it is called as intracellular. But if digestion जब एक सेल के अंदर हो तो उसे हम इंट्रासेलुलर कहेंगे। ओके मैम, समझ में आया? यस मैम। ये प्रोटोजोआ फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं, सभी का बॉडी एक ही सेल का बना है, तो डाइजेशन एक ही सेल के अंदर होगा। तो एक सेल के अंदर हुआ, इसलिए इसे हम इंट्रासेलुलर कहे, बिकॉज द टर्म इंट्रा मीन्स विदिन, अंदर, ठीक है? यस मैम। और जब यही डाइजेशन मल्टी सेलुलर में आउटसाइड द सेल, बिटवीन द सेल, आउटसाइड द सेल हुआ तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर, और उसी एक्स्ट्रा सेलुलर को हम इस दूसरे तरीके से इंटर सेलुलर कहते हैं कि सभी सेल से आउट और सभी के बीच में है, तो इसीलिए इंटर सेलुलर, और सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है? ओके मैम। तो हमारे बॉडी में डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर? क्या क्या? वेरी गुड, हाँ इंटरसेलुलर ही होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हैं, ठीक है ना? यस मैम। कोई ऐसा एनिमल बताइए जिसमें दोनों मोड ऑफ, वो दोनों तरह का डाइजेशन पाया जाता हो, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। नहीं, हाइड्रा, सिलेंट्रेट। हाँ, हाइड्रा में दोनों तरह का डाइजेशन होता है,
इंट्रा सेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब हम इसके ये समझेंगे कि ये जो फूड इनपुट करता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल हम अमीबा का लेते हैं, तो अमीबा जो फूड को इनपुट करता है तो कैसे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैम एंडोसाइटोसिस। इन फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं उसको। सूडोपोडिया की हेल्प से वो मूव करता है, फिर वो फूड को इंगल्फ करता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस। वेरी गुड, वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच। फैगोसाइटोसिस, फैगोस मीन्स क्या होता है? टू ईट, है ना? इंगल्फ कर लेना है फूड। हाँ, इनगल्फिंग। साइटोसिस, साइटोप्लाज्मिक सीडोपोडिया क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोजेक्शन है। सीडोपोडिया क्या है? होता है सूडोपोडिया। हाँ हाँ, सीडोपोडिया प्लूरल हुआ, सीडोपोडियम सिंगुलर हुआ, तो अमीबा तो एक ही सेल का बना है, तो चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन निकला उसी को तो सीडोपोडियम बोलते हैं। और जिधर से इसको फूड लेना होता है उसी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालता है और फूड को सीडोपोडिया की मदद से पहले घेरता है। उसके बाद फूड कप का फॉर्मेशन होता है, और वो कप का फॉर्मेशन हुआ, फिर बीच के जो क्या होते हैं मेम्ब्रेन, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, फिर वो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह इनगल्फिंग और फूड के प्रोसेस को ही हम के बाद फिर रिमूव हो जाता है। उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है? यस मैम। और इसी का दूसरा नाम है सेल ईटिंग। क्या है? यस मैम। सेल ईटिंग। मैम आप वॉइस नहीं आ रही आपकी। सेल ईटिंग इज द अदर नेम ऑफ फैगोसाइटोसिस। मैम सेल ईटिंग। हाँ, सेल खाना खाता है। लिख देते हैं बोर्ड पर, देखिए। सेल ईटिंग। ओके मैम। देखा? यस मैम। उसी तरह सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग। हाँ, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? पीनो, PINO, पिनोसाइटोसिस। कुछ और का मेरे को दीवार दिख रहा है। अच्छा, ठीक से कोशिश कर रहे हैं। PINO, अब दिखा? पिनोसाइटोसिस। आ गया समझ में? ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस इज द अदर नेम ऑफ सेल ड्रिंकिंग। ठीक है? तो अमीबा जो वाटर ड्रिंक करेगा उसको क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। और जो फूड इनगल्फ करेगा उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। ठीक है? और फिर अमीबा के अंदर ये फूड वैक्यूल जो है क्या होता है? घूमता है, एंजाइम की मदद से इसमें डाइजेशन कंप्लीट होता है। फिर जो वेस्ट होते हैं वो जनरल बॉडी सरफेस से क्या होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से आउट हो जाता है ना? ठीक है, तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो रेस्पिरेशन भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से, क्योंकि ये एक्वेटिक है, वाटर में सॉल्युबल ऑक्सीजन है, तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का इनपुट होता है, CO2 बाहर जाता है ना? ये हुआ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन भी समझ गए। इसके बाद हम एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, और इसके लिए अमीबा में या प्रोटोजोन्स में क्या होते हैं? स्पेसिफिक जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है ना? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या? फूड वैक्यूल। हाँ, फूड वैक्यूल तो न्यूट्रिशन के लिए अभी तो बताए। जो फैगोसाइटोसिस होता है, जो फूड अंदर करता है तो वो गिर जाता है, तो उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ये इसके सेल के अंदर ही होता है, और ये ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है बॉडी के अंदर, चूंकि ये एक्वेटिक है ना, तो एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है उसको ये क्या करता है? बॉडी से बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकालता है। हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा? ऑस्मोटिक बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर इस मेटाबॉलिज्म पे इसका असर पड़ेगा कि नहीं? यस मैम। तो इस
हाँ, तो ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। और सॉल्युबल वेस्ट, वाटर में जो सॉल्युबल वेस्ट होते हैं, जो वाटर निकला तो उसके साथ वेस्ट भी तो बाहर निकला। तो इस तरह कंट्रेक्टाइल वैक्यूल परफॉर्म्स टू जॉब्स। फर्स्ट जॉब ऑस्मोरेगुलेशन एंड द नेक्स्ट जॉब टू रिमूव सॉल्युबल वेस्ट आउट ऑफ द सेल। समझ में आ गया? अब हमने एक्सक्रीशन भी जान लिया। अब हम जानेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। दो तरीके से होता है, एक सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। हाँ, तो एसेक्सुअल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है और मल्टीपल फिजन के थ्रू। कैसे होता है? हाँ, इसके लिए कॉमन टर्म है फिजन। कॉमन टर्म क्या है? फिजन, फिजन, फिजन। देखिए यहाँ फिजन, FISSION, फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? हाँ, सिर्फ ब्रेक डाउन। इसका लिटरल मीनिंग हुआ ब्रेक डाउन। अब ये यदि दो, इफ इट ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तब इसको बाइनरी फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे? इफ इट ब्रेक्स इनटू मैनी फ्रैगमेंट्स, तब इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल। हाँ, तो बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में होता है? फेवरेबल कंडीशन में। एंड दो प्रोसेस में होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अमीबा में होता है ना, सुना है नाम? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। नाम तो सुने थे, पर ये पता नहीं था कि ये भी होता है इसमें। नहीं, बाइनरी फिजन एक सेल दो सेल में कैसे टूटता है, तो आप 8th क्लास में 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। ये है बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस पहले, न्यूक्लियस तो एक ही होता है ना, न्यूक्लियस तो एक ही होता है ना। यस मैम। तो वो न्यूक्लियस क्या होता है? पहले लंबा हो जाता है, ठीक है? यस मैम। और उसके बाद फिर एक से दो भाग में बट जाता है। तो जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ वन न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई, उसको क्या बोले? कैरियोकाइनेसिस। और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो भाग में बट जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस मैम। आपको बताया ना, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। यस मैम। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दो भाग में बट जाता है, जिससे साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है दो भाग में बट गया। तो इस तरह से बाइनरी फिजन दो स्टेज में होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में हुआ, जबकि मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल मीन्स जब ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी पड़ गया, सूट नहीं कर रहा है एनवायरमेंट उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, उसके हैबिटेट के लिए, तो वो क्या करता है? चारों तरफ से अपने बॉडी के चारों तरफ, सेल के चारों तरफ एक कोट बना लेता है और अंदर ही अंदर एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड कर जाता है। और फेवरेबल कंडीशन आने पर वो जो क्या होता है, कवर होता है, वो फट जाता है और फिर सभी न्यूक्लियाई जो हैं एक ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। तो इस तरह एक मल्टीपल फिजन में एक न्यूक्लियस से ढेर सारा न्यूक्लियाई बना और इस न्यूक्लियाई गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? यस मैम। तो आपने ये पढ़ा एसेक्सुअल का। सेक्सुअल में दो तरीके से होता है, एक होता है सिनगैमी। एक क्या होता है? दिखाई दे रहा है? सिनगैमी दिखाई दिया? हाँ, सिन मतलब टुगेदर, फ्यूजन, दो फ्यूज हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सिनगैमी। और दूसरा होता है कंजुगेशन। क्या होता है? हेलो मैम, क्या बोले? सिनगैमी। यस मैम, सिनगैमी की बात। कंजुगेशन, CON, हाँ, CONGU, कंजुगेशन, GATION। ठीक है? समझ में आया? यस मैम। ये कंजुगेशन जो है, ये
किसमें होता है? पैरामीशियम में। किसमें होता है? पैरामीशियम में। हाँ, जब ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं तो दो पैरामीशियम इस तरह से जुट जाते हैं, ठीक है। ओके मैम। अब पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस होते हैं? यस मैम। पैरामीशियम कितने सेल का बना होता है? मैम वॉइस कट रही है आपकी। पैरामीशियम कितने सेल का बना होता है? मैम मल्टीपल सेल का बना होता है। पैरामीशियम मल्टीपल सेल का बना होता है। नो मैम सिंगल सेल होता है वो। तब कैसे बता दिया आपने? पैरामीशियम प्रोटोजोन है ना? यस मैम सिंगल सेल का होता है। ओके, थैंक यू। तो सिंगल सेल का बना होता है, तो इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं? देखिए मैम इसमें न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं इसमें। नहीं, दो होते हैं। कितने होते हैं? दो न्यूक्लियस होते हैं। हाँ, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा और दूसरा छोटा। छोटा। तो जो बड़ा न्यूक्लियस होता है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब कि वो न्यूट्रिशन के लिए रेगुलेट करता है, ग्रोथ के लिए करता है, और जो छोटा होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए। वो किसके लिए? तो बड़े वाले को मैक्रो न्यूक्लियस और छोटे वाले को माइक्रो बोलते हैं। समझ में आया? हेलो? यस मैम, छोटे वाले को माइक्रो, उसको मैक्रो बोलते हैं। तो इसका मतलब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई आर फाउंड इन पैरामीशियम। तो दिस फीचर इज नोन एज न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। DI मीन्स दो तरह के, मॉर्फोलॉजिकली दो तरह के न्यूक्लियस पाए गए, इसलिए इसे न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म कहे। और ये किसमें देखा गया? पैरामीशियम में। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, तो यहाँ हम बता रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सिनगैमी एंड कंजुगेशन। ठीक है। तो इस तरह आज हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ लिए। लोकोमोशन भी किसी में सीलिया के द्वारा होता है, किसी में फ्लैजिला के द्वारा होता है, किसी में सीडोपोडिया के द्वारा होता है, और किसी में होता ही नहीं है। तो इसको 4 क्लास में लोकोमोशन के आधार पर बांटा गया है। राइजोपोडा और सार्कोडिना। क्या नाम रखा गया है? राइजोपोडा और सार्कोडिना। और दूसरा फ्लैजिलेटा और मैस्टिकोफोरा। ठीक है। यस मैम। और तीसरा क्या है? हेलो? यस मैम। सीलिएटा। तीसरा क्या है? जिसमें सीलिया पाया जो। और चौथा है स्पोरोजोआ। चौथा क्या है? स्पोरोजोआ। हाँ, तो स्पोरोजोआ, मोस्टली स्पोरोजोआ के जो मेंबर्स हैं ना, सभी पैरासाइटिक होते हैं। क्या होते हैं? मलेरिया पैरासाइटिक होते हैं। हाँ, उसमें एक और ग्रुप है जिसको बोलते हैं सक्टोरिया। ठीक है, वो सिर्फ शक करता है। ठीक है, इतना आज के क्लास के लिए आपको जनरल कैरेक्टर समझ में आया प्रोटोजोआ के बारे में? यस मैम। ठीक है, तो अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। बेसिक कंसेप्ट एनिमल्स के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए जानना जरूरी होता है। ठीक है। यस मैम। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया, लिखा हुआ है ना। तो एनिमल का डिफाइन तो आप जानते ही हैं कि ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल। ऑर्गेनिजम्स, हेलो, विद मल्टीपल सेल वॉल। ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल को हम एनिमल या एनिमल लाइक बोलते हैं। ठीक है। लेकिन एनिमेलिया किंगडम में सिर्फ मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा गया है, और प्रोटिस्टा किंगडम में यूनिसेलुलर एनिमल्स को रखा गया ना। लेकिन प्रोटिस्टा किंगडम इज नॉट द किंगडम ऑफ ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स, बट ऑल्सो it includes unicellular eukaryotic plants, for example algae, है ना।
तो इसमें प्रोटिस्टा में एल्गी भी है और क्या है, प्रोटोजोन्स भी हैं, तो सब मिक्स हो गया, इसलिए इसको हम हॉज पॉज किंगडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉज पॉज, है ना? यस मैम। हाँ, जनरल टर्म है। अब ये तो जनरल टर्म है ना, जैसे घर में ही आप नहीं बोलते हैं सारा मिक्स कर दिया, हॉज पॉज हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोलते हैं कि नहीं? यस मैम। हाँ, अब इस किंगडम एनिमेलिया को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर दो भाग में बांटा गया। पहला क्या है? प्रोटोजोआ। पहला क्या है? दिख रहा है बोर्ड पर? पहला क्या है? प्रोटोजोआ। दूसरा क्या है? मेटाजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का जो लेवल हुआ वो प्रोटोप्लाज्मिक हुआ, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, ठीक है। और मेटाजोआ, मेटा मीन्स मैनी, मेटा मीन्स टिश्यू और ऑर्गन लेवल। हाँ, सेलुलर भी, टिश्यू भी, ऑर्गन भी। अब इस मेटाजोआ को फिर कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। कितने भाग में? दो भाग में। एक सेलुलर लेवल और दूसरा क्या हो गया? टिश्यू ऑर्गन, टिश्यू एंड ऑर्गन। फिर सेलुलर लेवल में दो ग्रुप आ गए, मेसोजोआ एंड पाराजोआ। मैम क्लियर नहीं दिख रहा है वो चीज, मतलब पीछे से करने बोलिए कैमरा को। हाँ, ये सब दिख रहा है। मेसोजोआ एंड पाराजोआ। मेसोजोआ एक्सटिंक्ट हो गए हैं। पाराजोआ जिसमें पॉलीफेरा आता है, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर लेवल है। मल्टी सेलुलर तो है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसमें टिश्यू नहीं बन पाता है क्योंकि इनमें डिफ्यूज्ड सेल्स होते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते हैं सेल टिश्यू में, ठीक है ना? यस मैम। तो पैराजोआ, इसके बाद फिर नेक्स्ट आया यूमेटाजोआ और इंटेरोजोआ। ये जो है टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में आता है। फिर इनको जो यू मीन्स क्या होता है? ट्रू। यू मीन्स क्या होता है? ट्रू। ट्रू। हाँ, इनको जो है सिमेट्री के आधार पर दो भाग में बांटा गया। किसके आधार पर? सिमेट्री के आधार। सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? मैम कितने भागों में टूट सकता है वो, हम मतलब कैसे भागों में काट सकते हैं उसको? नहीं, कितने भागों में काट नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं, कि बॉडी पार्ट्स जो है वो किस तरह से अरेंज है उसको सिमेट्री कहते हैं। यस। ठीक है। यस मैम। सिमेट्री डिफाइंस द अरेंजमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, किस तरह से वो अरेंज है। अब हम उसको बांटते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो यदि इस तरह से बांटा जाए कि एक ही प्लेन से काटने में दो इक्वल पार्ट्स में हुआ तो उसको बायलैटरल कहे। क्या कहे? बायलैटरल। और इसको है कि किसी भी प्लेन से काटो तो दो इक्वल, उसको सेंटर से गुजरना चाहिए। कहाँ से गुजरना चाहिए? सेंट्रल एक्सिस से। सेंट्रल एक्सिस से, तो वो उसको कहते हैं रेडिएटर रेडियल सिमेट्री, ठीक है? दिख रहा है? यस मैम। अब जो ये रेडिएटर है, इसमें ये जो एनिमल्स होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो मतलब क्या होता है? टू, ब्लास्टोस मीन्स जर्मिनल लेयर्स, ठीक है? जर्मिनल लेयर। जर्म लेयर्स या जर्मिनल लेयर्स है ना? यस मैम। तो इसमें डिप्लोब्लास्टिक में दो जर्मिनल लेयर्स होते हैं। पहला एक्टोडर्म, पहला क्या होता है? एक्टोडर्म। और दूसरा एंडोडर्म। ये नाम सुना है ना आपने? यस मैम। तो जिसमें दो ही जर्मिनल लेयर्स हो उसे क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। और इनका लेवल क्या होता है? टिश्यू लेवल। क्या होता है? टिश्यू लेवल। टिश्यू का डिफाइन पता है? यस मैम। बोलिए। A group of cells which work together to achieve a particular function is known as tissue. वेरी गुड। इसमें कुछ और जोड़िए। A group of cells which work together to हाँ, achieve a particular टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शंस, बट दिस शुड बी सेम ओरिजिन। उनका ओरिजिन क्या होना चाहिए? same origin. हाँ, फंक्शन तो होना ही चाहिए पर्टिकुलर में जाओ, बट उनका ओरिजिन क्या होना चाहिए? सेम। Same होना चाहिए। हाँ, तो उसको हम टिश्यू कहते थे। टिश्यू लेवल है तो इसमें दो आते हैं ग्रुप, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है?
Yes, ma'am. तो सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री, टिनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री। अब बायलेटरल में आइए, तो जो बायलेटरल है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, थ्री जर्मिनल लेयर्स। तो इसमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल होगा, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, अब इसको फिर डिवाइड करते हैं किसके आधार पर? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के आधार पर। किसके आधार पर? ठीक है, एम्ब्रायो का डिफाइन आता है? ठीक है, चलिए जायगोट का डिफाइन पता है? जायगोट, ZYGOT, जायगोट। हेलो। हाँ हेलो, यस मैम। जायगोट का डिफाइन पता है? यस मैम। हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइज्ड ओवम, कैसा ओवम? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? हाँ, फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम। यस मैम। हाँ, ये ओवम क्या है? फीमेल गैमीट है ना? क्या है? यस। हाँ, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉयड फॉर्म में आता है उसी को हम क्या कहते हैं? जायगोट। क्या बोलते हैं? हेलो, जायगोट समझ में आया? यस मैम। तो यही जायगोट जब डेवलप्ड हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? जायगोट में क्या होता है? वो माइटोटिकली डिवीजन होता है, तो वो मल्टी सेलुलर होता है, तो फिर उसी से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और उसी एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट होता है, तो उसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो स्टेजेज आते हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, आता है ना? यस मैम। हाँ, तो मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, इसी स्टेज में जो जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो उसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर इसको दो ग्रुप में बांटा गया। एक है प्रोटोस्टोमस और दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमस। ठीक है? यस मैम। तो एस्टोमा मतलब होता है माउथ। एस्टोमा मतलब क्या होता है? माउथ। प्रोटो मीन्स फर्स्ट। तो इसका मतलब हुआ कि इन विच माउथ इज फॉर्म बिफोर एनस। मतलब पहले क्या बनेगा? माउथ। पहले क्या बनेगा? माउथ। तो उसको क्या कहे? प्रोटोस्टोमस। आगे जब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन तो उसमें टर्म आएगा प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ये टर्म अभी समझ लेना जरूरी होगा। ठीक है? तो ये हाँ, तो प्रोटोस्टोमस को फिर तीन भाग में बांटा गया। एक है एसिलोमाटा, दूसरा है सीडोसिलोमाटा और यूसिलो। ठीक है? यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो एसिलोमाटा, ए मीन्स क्या हुआ अभी बताए थे? मैम इसमें एक्शन होता है बॉडी कैविटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिलोमेट। ये एग्जांपल होता है इसका प्लेथीहेल्मिन्थिस। हाँ, ये समझे, बट मैं एसिलोम का सिलोम को डिफाइन कीजिए। सिलोम क्या है? मैम सिलोम होता है बॉडी कैविटी, जो लाइन होता है मेसोडर्म से लाइनिंग होता है, उसे हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। इसमें होता है, उसको बोलते हैं सिलोम। तो सिलोमेट हो गया, इसमें सिलोम का लाइनिंग हुआ, एनिमल के पास सिलोमेट हो। हेलो, बॉडी कैविटी क्या होता है? यस मैम। बॉडी कैविटी क्या होता है? मैम स्पेस। किसके किसके बीच स्पेस? कैविटी तो समझे स्पेस है, किसके किसके बीच? मैम मेसोडर्म। नो, अगर और नहीं, सुनिए, आप डिफाइन कर रहे हैं मेसोडर्म का सही, इसका सिलोम का डिफाइन आप सही कर रहे हैं कि बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज सिलोम। हेलो, यस मैम।
ये ब- सब जो बॉडी कैविटीज में होता है वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म और मेसोडर्म में 3 लेयर्स होते हैं प्रेजेंट। हाँ। तो उन्हीं में से जो होता है उसमें से 2 लेयर के बीच में जो लाइनिंग होती है एब्सेंट, उसमें होता है वो बॉडी कैविटी। हाँ नहीं, आप समझ सही रहे हैं, आंसर भी सही कर रहे हैं कि सीलोम का डिफाइन आपने बताया ना कि बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। क्या बताया आपने? यस मैम। बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज सीलोम। ठीक है? हेलो, तो ठीक है। तो अब उसी तरह से आप बॉडी कैविटी को डिफाइन कीजिए। इसमें तो कैविटी है ही, तो ये कैविटी बॉडी के अंदर किसके किसके बीच होगा? मैम मेसोक्लिया और इंडोडर्म के बीच में होता है। किसके किसके बीच? एक मिनट रुक, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। आपने गट का नाम सुना है? यस मैम। गट का मतलब? मैम गट इंटेस्टाइन हो गया और पैंक्रियास। नहीं, GUT गट, इसका मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल। यस मैम, वही एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही वही बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल ना, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन नहीं। एलिमेंट्री कैनाल में तो बहुत सारे पार्ट्स है ना, यस मैम। तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे ना। ओके मैम। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच जो कैविटी होता है, ठीक है ना, यस मैम। उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। इसको लिख लीजिए, कैविटी, ओके मैम। कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल और गट एलिमेंट्री कैनाल और गट एंड एंड बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। ठीक है? और यही बॉडी कैविटी जब लाइंड रहता है मेसोडर्म से, तो उसको क्या बोलते हैं? सीलोम। सीलोम। आ गया समझ में? अब यस मैम, यस मैम। आपको तो थोड़ा, आप मतलब क्या कहें, नॉलेज तो था ही आपको, इसको हम कंफर्म कर दिए, है ना? यस मैम। तो ए मतलब क्या हो गया? नॉट। ए मतलब क्या हो गया? कैविटी एब्सेंट हो, जिसमें कि सीलोम, बॉडी कैविटी हो। हाँ, बॉडी कैविटी एब्सेंट हो। Yes, ठीक, ma'am. तो ये क्या है इसका एग्जाम्पल? प्लैटीहेल्मिन्थेस। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। हाँ, प्लैटीहेल्मिन्थेस का कॉमन नेम क्या है? फ्लैट वर्म्स। क्या है? प्लेटफॉर्म। प्लेट से, हाँ, प्लेट से क्या बना? प्लैटी। प्लैटी मतलब फ्लैट, प्लैटी मतलब हेल्मिन्थेस मीन्स वर्म्स। हाँ, और दूसरा है सीडोसिलोमाटा। क्या है? मैम सीडोसिलोमेट मतलब फॉल्स, इसमें मतलब फॉल्स होता है, इसमें जो बॉडी कैविटी होता है मतलब पर दिखता नहीं, फॉल्स होता है। नहीं, बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इसलिए फॉल्स कहे। यस मैम, नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म एंड स्कैटर्ड लाइक पॉचेस। हाँ, इसलिए इसको ये तो, इंडोडर्म। हाँ, थैंक यू। तो इसका एग्जांपल क्या है? निमेटीहेल्मिन्थेस। क्या है? इसका एग्जांपल निमेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, इसके बाद निमेटीहेल्मिन्थेस। यस मैम, निमेटीहेल्मिन्थेस। इसके बाद है यूसिलोमाटा, है ना? यस मैम, ये यूसिलोमेट। मैम इसको सिलोमेट भी तो बोल सकते हैं। हाँ, यू मीन्स ट्रू सिलोमेट बोलेंगे। कैसा सिलोमेट? ट्रू सिलोमेट। हाँ, यू मीन्स क्या होता है? ट्रू होता है ना? मैम मैं ये इसको सिलोमेट भी तो लिख सकते डायरेक्ट। सिलोमेट डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, ट्रू लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके पहले यदि किसी ने फॉल्स जोड़ दिया तो। यस मैम। इसलिए ट्रू बोलेंगे, है ना? ओके मैम। ट्रू सिलोमेट। ठीक है? ओके मैम। तो इसका एग्जांपल क्या है? एनेलिडा। क्या है? एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा वगैरह सब इसके साथ होते हैं। ओके, ठीक है। और इस तीनों को क्या बोलते हैं हम? सीजोसील। क्या बोलते हैं? हाँ, सीजोसिलोम बोल सकते हैं। ठीक है? क्या बोल सकते हैं? सीजोसिलोम। SCHIZO, सीजो। इसको सीजो का मतलब हुआ कि जो मेसोडर्म होता है ना, हेलो, मैम उस स्वेलिंग को नीचे तो मैम दिख नहीं रहा है, आधा वर्ड दिख रहा है, आधा वर्ड नहीं दिख रहा है। S, देखिए, SCHIZO,
यस मैम। यस मैम। COEL। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, वेलकम। सीजोसील है ना? यस मैम। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो मेजोडर्म लेयर जो कि सराउंड करता है बॉडी कैविटी को, तो वो टूट जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, मैनी पार्ट्स में टूट जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? सीजोसीलोम। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब आइए ड्यूटेरोस्टोमस। इसमें क्या होता है? एनस, एनस है ना, एनस पहले बनता है और माउथ बाद में बनता है, इसलिए इसको ड्यूटेरोस्टोमस कहते हैं। और ड्यूटेरोस्टोमस का एग्जाम्पल सिर्फ यूसिलोमेट है, और इसके अंदर आते हैं इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। ठीक है? यस मैम। इकाइनोडर्माटा यस मैम। और हेमिकॉर्डाटा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डाटा। ठीक है? ओके। हेमिकॉर्डेट को, हेमी मतलब होता है हाफ, इसको इन्वर्टिब्रेट कॉर्डेट भी बोलते हैं, है ना? हेमी मतलब क्या होता है? हाफ। इसमें जो है ना आधा लक्षण जो होता है किसका पाया जाता है? कॉर्डेट्स का, मोस्टली इन्वर्टिब्रेट। ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का कैरेक्टर्स होता है। ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। ओके, चलिए अब आपको कुछ पूछना है, मैं कुछ चेयर पर बैठती हूँ।